नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हिंदी के एक और वीडियो में। और मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप रेगुलरली हमारे जो वीडियोस हैं वो देख रहे होंगे। अभी पिछले कुछ समय में एचवी पटवारी से संबंधित कुछ हमने एक दो वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर किए थे। और सिर्फ पटवारी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करें। हर भाषा के हर सेक्शन के, चाहे वो जीके का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में आज आगे चलते हुए एचपी पटवारी का आज हम एक और पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 2015 का, जिससे थोड़ा और ज़्यादा आपका अभ्यास हो सके। इसे आप एक अभ्यास के तौर पर लीजिए और इससे आपकी जानकारी ही बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं जस्ट यही आशा करती हूँ कि जैसे ग्रामर में क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी भाषा स्पेशली कि उसे इतना ज़्यादा समय शायद से नहीं दिया जाता बाकी विषयों की तैयारी में। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो वीडियोज़ हैं ये आप ही की तैयारी के लिए हैं, आपके अभ्यास के लिए हैं। बाकी ये जो एनालिसिस है ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। 2019-2016 का एनालिसिस हम पिछले एक दो वीडियोज़ में अच्छे से कर चुके हैं। इसमें ही मैंने 2015 का जो एनालिसिस है वो भी आपके सामने जोड़ दिया है, जिससे कि जिस भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह करना हो, चेक करना हो, तो वो यहाँ पर पॉज करके अच्छे से देख सकता है। इसमें देखिए कि हर विषय से कितने कितने प्रश्न आए हैं, प्रश्न कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर है। जैसे पर्यायवाची विलोम से जो प्रश्न है वो बड़े हैं। बाकी जैसे शब्दों का चयन, शब्दों के प्रकार या वाक्यों के प्रकार, ठीक है ना, वो 2016-15 में आए थे, लेकिन 2019 में सच नहीं आए। तो ये सारे एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए फटाफट अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। कुल मिलाकर जितने भी प्रश्न हैं एचपी पटवारी के 2015 के, उसमें हिंदी के जितने भी प्रश्न आए थे यहाँ पर हम सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है वाक्य शोधन वाला, कि आपको एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मतलब उसे 4 पार्ट्स में, 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि किस भाग में गलती है। ये तो अच्छी बात है कि ये नहीं पूछा गया कि उसे सही करके लिखेंगे क्या, सिर्फ इतना पूछा गया कहाँ गलती है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 31, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। अब राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी या क्षमा की भीख मांगी। क्षमा जो होता है वो एक सकारात्मक शब्द है कि आप किसी क्षमा मांग रहे हैं, मतलब आपके मन में मतलब सही भाव आया, इसीलिए आपने क्षमा मांगी, नहीं तो आप क्रोध करते, ईर्ष्या करते। और क्षमा की भीख नहीं मांगी जाती, क्षमा याचना की जाती है या क्षमा मांगी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्षमा की भीख मांगी ये चीज़ गलत है, क्षमा मांगी बस इतना आना था। तो इसलिए यहाँ पर जो गलती है वो आपके डी ऑप्शन में है। तो इतना आपको समझ में आ जाएगा। फिर है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। और आपको याद होगा जहाँ पे वाक्य शोधन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, एक ही चीज़ को बार बार लिखने से। कि आप जैसे मैं ये कहूँ, मैं रविवार के दिन यहाँ जाऊँगा, रविवार के दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इतना लिखिए मैं रविवार को यहाँ जाऊँगा। रविवार, वार का मतलब ही दिन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर, अब या तो व्यर्थ ना आता है या बेकार में, तो इसलिए गलती जो है वो यहीं पर है, बी ऑप्शन में, कि धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कभी कभी ये भी लगता है कि मैम यहाँ पर भी क्यों गलती नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तो व्यर्थ में आना चाहिए कि धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ऐसा नहीं है, व्यर्थ जो है वो अपना अकेले भी बहुत स्थानों पर प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, आपने बहुत बार सुना होगा ना, हम कहते हैं कि तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, और कहने के लिए ये भी सही है तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। तो इसलिए व्यर्थ या व्यर्थ में दोनों ही आपके सही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो गलती है वो बी ऑप्शन में है, ये भी आएगा, ईजी है। फिर है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। अब ये आपका हिंदी साहित्य का प्रश्न आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको थोड़ा याद ही करने पड़ेंगे, इसलिए इनके जितने भी आप प्रश्नों के अभ्यास करेंगे उतना आपका ये स्ट्रांग होता जाएगा। तो अब निम्न में से कौन से छायावादी कवि हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए छायावादी कवि होने का मतलब क्या होता है, छायावाद का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत और भारत भूषण अग्रवाल, इसमें आप याद रखिए इसका जो सही उत्तर है वो है सुमित्रा नंदन पंत। ये आपके छायावादी कवि हैं इन चारों में से, यानी बाकी 3 छायावादी कवि नहीं हैं। ये अच्छे से गांठ बांध लीजिए, तुलसीदास, नागार्जुन और भारत भूषण अग्रवाल। तब छायावाद होता क्या है, बेसिकली ये अपना अगर हम बॉलीवुड लें, इसमें जिस तरह की मतलब इमोशनल मूवीज़ अगर आती हैं वो सब आता है, यही छायावाद है। ये जो रोमांटिक मूवीज़ अगर आती हैं या इमोशनल, हम कहते हैं ना ये इमोशनल ड्रामा क्या चल रहा है, मतलब इंडियन मूवीज़ में मोस्टली ये चीज़ देखी गई है, वही आपका छायावाद है। ये देखिए, इसका मैं थोड़ा सा आपके लिए डिटेल जो है लेकर आई हूँ
कि जो ये छायावाद है, ये हिंदी साहित्य के जो है रोमांटिक उत्थान का, ठीक है ना, आप ये काव्य धारा कह सकते हैं। और ये मतलब कि 1936 तक काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित रही। आप कहेंगे कि आजकल भी इतनी चल रही है, लेकिन आजकल उस चीज़ में थोड़ा और मतलब कि चेंजेस आ गए हैं, उसको आप प्रॉपर छायावाद नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो समय यहाँ पर दिया गया वो आपका प्रॉपर छायावाद वाला था। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या क्या होता है। मेन प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, जैसे प्रकृति के लिए आप मतलब सुंदरता वगैरह का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना, उस प्रकार से सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता, इमेजिनेशन, अपनी कल्पना से नई नई जैसे कहानियाँ बना रहे हैं, ये नॉवेल्स वगैरह जो लिखते थे। महादेवी वर्मा इसमें बहुत एक प्रसिद्ध नाम है। तो इसमें ये देखिए कि जो प्रसिद्ध नाम जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ये कुछ ऐसे कवि हैं जो कि छायावादी कवि, मतलब बहुत प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। तो छायावादी कवि के अगर मतलब छांटने का काम आएगा तो इनमें से किसी का नाम वहाँ पर ज़रूर होगा। 99.999% श्योर है। तो इसलिए ये नाम याद कर लीजिए, छायावादी कवि। अब छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। कभी कभी साहित्य में ये प्रश्न भी आता है कि छायावाद नाम किसने दिया, तो ये है मुकुटधर पांडे। फिर है छायावाद में कल्पना प्रधान भावानुवेश युक्त कविता रची गई, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होती है और बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं। इमेजिनेशन, इमोशन, ठीक है ना, तो मतलब दिल से जुड़ी जो बातें होती हैं उस प्रकार से। तो यह प्राचीन संस्कृत साहित्य जैसे वेदों, उपनिषदों और कालिदास की रचनाओं और मध्यकालीन हिंदी साहित्य मतलब भक्ति और श्रृंगार की कविताओं से भी प्रभावित हुई। अब जैसे क्या ना, जो कालिदास थे वो तो वेदों, उपनिषदों, ये सब जो कालिदास की रचनाएं वगैरह हैं ये सब वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये ना तो पूरा ही प्राचीन संस्कृत से संबंधित था पूरा का पूरा, या फिर ना ही पूरा का पूरा मध्यकालीन हिंदी, ये दोनों से ही प्रभावित हुआ। मतलब जैसे जो प्राचीन हिंदी है वहाँ की शुद्धता ली, ठीक है ना, वहाँ से थोड़े से मतलब कि ज्ञान लिया। फिर मध्यकाल जो भारत था कि धीरे धीरे जो उसमें परिवर्तन हो रहे थे, जैसे प्रेम की उत्पत्ति हो रही थी, भावों की ज़्यादा उत्पत्ति हो रही थी, उसका भी मिश्रण लिया। तो सभी का जैसे हम कहते हैं कि अच्छा अच्छा पार्ट जो है वो लेकर यहाँ पे छायावाद बना। इसमें बौद्ध दर्शन और सूफी दर्शन के प्रभाव भी लक्षित होते हैं। बौद्ध दर्शन यानी कि जहाँ पर आपका ये जो है ऊपर सांस्कृतिक जागरण कि कैसा होना चाहिए, मतलब कि हम देश के प्रति जैसे हम लिख रहे हैं, देश के प्रति हम बहुत इमोशनल होकर लिख रहे हैं कि देश कैसा होना चाहिए, संस्कृति कैसी होनी चाहिए। लेकिन उसमें सूफी दर्शन मतलब सुनते ही आपको थोड़ा लगता होगा कि सूफी गाने वगैरह की बहुत इमोशनल टाइप होते हैं, शायरी वगैरह से संबंधित। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ओल्ड और न्यू का जैसे कहते हैं ना एक बहुत अच्छा मिश्रण, वो आपका छायावाद था। और छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। खड़ी बोली आजकल तो बहुत ज़्यादा ठेठ खड़ी बोली बोली जाती है कई जगह पर। जो नए नए कवि आए, जैसे यहाँ पर ये जो है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इनके बाद जो कवि वगैरह आए उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा खड़ी बोली का प्रयोग किया। लेकिन इनके समय में खड़ी बोली पहले उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इन्होंने उसमें काफ़ी रचनाएं की, तो वो उसने अपना साहित्य में एक अच्छा नाम बनाया। इसके बाद ब्रज भाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। अब ब्रज भाषा मोस्टली कहाँ पर यूज़ हुई थी, जब हम भक्ति काल में चल रहे थे। भक्ति काल में जैसे कृष्ण जी पर, श्री राम पर काफ़ी सारी रचनाएं वगैरह लिखी गई थी, जिसमें मीराबाई आती हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं थी वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन भक्ति काल के बाद जो आपका ये काल आता है रीति काल, उसमें आपका ये छायावाद वगैरह ये सब आता है। फिर इसमें हिंदी को नए शब्द, प्रतीक और प्रतिबिंब दिए, मतलब कि उसमें नई नई एडिशन होती रही हिंदी साहित्य में। और इसे जो है ये छायावादी जो युग था, इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिए कि साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावादी युग को कहा जाता है। तो इसमें आपको पता चल गया कि छायावाद कहते किसे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये उनके जो प्रसिद्ध हैं वो रचनाकार हैं छायावादी कवियों के, और इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, हिंदी साहित्य का तो यही प्रश्न था, बाकी सारे व्याकरण के ही प्रश्न है तो हम फटाफट करेंगे, लेकिन अब वो भी इतने आसान नहीं है। जैसे ये देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता सबने पढ़ी हुई है, लेकिन मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्वान या लड़ाकू। अब लड़ाकू तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन अब स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें कैसे करें, मतलब पुरुषों जैसी या वीरांगना, उन्हें लगता है मर्दानी का, फटाफट वो वीरांगना चूज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, वीर का वीरांगना एक वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ कि वो वीर था, वो वीरांगना थी। लेकिन पुरुषत्ववान,
पुरुषत्व का मतलब क्या होता है कि उसमें मतलब जैसे कहते हैं कि एक साहस, शौर्य, ये उस अर्थ में लिया जाता है। हम कहते हैं ना, तुम अपने पौरुष का वहां पर प्रदर्शन करो। महाभारत के युद्ध में बहुत सारे योद्धाओं ने अपने पौरुष का, ठीक है ना, प्रदर्शन किया। तो वो चीज़ होती है कि अपना मतलब कि उसमें उनमें कितना साहस था, कितना हौसला था, तो वो चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर मर्दानी का मतलब वीरांगना नहीं, वो तो वीरांगना तो प्रॉपर वीर का जो है स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन मर्दानी अर्थात यहाँ पे हम वीरांगना भी तो कह सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमने यहाँ मर्दानी कहा इसलिए पुरुषत्ववान के लिए, पौरुष दिखाने के लिए कि कितनी हिम्मत थी, कितना हौसला था, बिल्कुल जैसे निर्भय होकर लड़ी वो, तो उस प्रकार से। फिर है चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी। अगेन यहाँ पर मतलब वर्तनी के शब्द में मुझे लगता है ये शब्द तो कितनी बार आएगा समझ में नहीं आता। और याद रखिए इसमें ये दोनों ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, बी बी और सी बी, लेकिन इसमें से भी आपको जो बी ऑप्शन है वही चूज करना है अधिकतर, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन होंगे वहाँ पे आपको बी ऑप्शन चूज करना है। अगर बी ऑप्शन ना दिया हो तब तो फिर आपको सी ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा, ये नेक्स्ट बेस्ट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा ये रहेगी। ये ना दिया हो तब आप जो है सेकंड नंबर पर ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फिर है हम जानतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। अब ये जो शब्द है क्या ये सही है? जानतांत्रिक, ये किस शब्द से बना है? इसका मूल शब्द क्या है? जनतंत्र, जहां पे जनता का तंत्र हो, जनता का शासन हो। अब जनतंत्र के साथ इक प्रत्यय लगाकर क्या बना? जनतंत्र जमा इक जनतांत्रिक, जानतांत्रिक नहीं जनतांत्रिक। वो जो इक प्रत्यय जोड़ा है उसमें तंत्र का तांत्रिक हो जाएगा, लेकिन जन एज इट इज रहेगा, तो इसलिए जनतांत्रिक। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब कहने के लिए ये वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न कहिए, लेकिन कहने के लिए हिंदी चिन्हों वाला प्रश्न है, हिंदी के जो चिन्ह होते हैं। अब जैसे ये वाक्य पढ़िए, क्या है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब क्या ये आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं? आप तो ये सिर्फ अपने भाव व्यक्त करें कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, या आप किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है ये तो सबसे पहले काटिए फटाफट। उसके बाद अब यहाँ पे तीनों में देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक्सक्लामेटरी साइन। इसका मतलब क्या होता है? आप अपने इमोशंस को जब बहुत ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं, अपने भावों को बहुत ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों में ये है, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखना है कि इन तीनों में से आपका कौन सा चिन्ह आएगा, क्योंकि शब्द सारे बिल्कुल वही हैं समान। वाह, अब वाह भी हम कहते हैं वाह कितना अच्छा दृश्य है, तो वाह जो है उसमें भी आपका एक विस्मय का भाव है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका एक्सक्लेमेटरी साइन ही आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह ही आएगा। ना तो यहाँ पर ये चिन्ह आएगा अर्धविराम, ना ही यहाँ पे अल्प विराम आएगा। ये जो सेमीकोलन होता है इसे अर्धविराम कहा जाता है, और ये जो कॉमा होता है सिंपल, इसे अल्प विराम कहा जाता है। क्योंकि हम ये नहीं कहते वाह कितना सुंदर दृश्य है, हम ऐसे फटाफट नहीं बोलते, हम कहते हैं वाह। तो इमोशंस दिखाने के लिए हम इस तरह करते हैं, तो इसलिए दोनों जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह ही आएगा, और जो सही वाक्य है वो आपका आखिरी विकल्प आएगा। अगला है काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है? देखिए जो विशेषण होता है वो क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण नाम से स्पष्ट है ऐसा सर्वनाम जो एक विशेषण के रूप में कार्य करे। अगर मैं कहूँ वह घोड़ा अच्छा है, अब वह घोड़ा, अब घोड़ा जो है वो तो संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन वह घोड़ा वही वाला, तो मैं मतलब एक पर्टिकुलर घोड़े की ओर संकेत कर रही हूँ, और वह शब्द जो है वो एक सर्वनाम है, वो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। संख्यावाचक, जैसे मैं कहती हूँ मुझे 2 सेब चाहिए, तो आपने क्वांटिटी बताई, नंबर बताया, तो वहाँ पे संख्यावाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाण, परिणाम नहीं, परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, परिमाण मतलब होता है माप, मेजरमेंट। मेजरमेंट में और नंबर में अंतर होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसे क्या मैं ये कहती हूँ मुझे 2 दही दे दो, ऐसा कभी नहीं कहती। मैं कहती हूँ मुझे 2 दही के पैकेट दे दो। दही ऐसे दही आपकी किलो में आती है, या तो किलो में या ग्राम में, इतने में आती है ना, या लीटर में लस्सी आएगी, कितने लीटर लस्सी दे दो। तो ये जो होता है जहाँ पे जिसकी मेजरमेंट आ जाती है, जिसे आप नंबर में नहीं गिनते हैं कि मुझे 2 या 3, 2 लोग 3 लोग, वो आपका संख्यावाचक में आ गया। परिमाणवाचक में क्या आया? 2 किलो, 3 लीटर, 4 किलोमीटर, तो वो आपका परिमाणवाचक। लेकिन यहाँ पे काला घोड़ा, तो घोड़े का गुण बताया जा रहा है कि वो काला है, रंगवाचक, गुणवाचक विशेषण। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। आएगा, ये समझ में आ गया आपको? फिर है हम दिल्ली गए और वहाँ 4 दिन रहे। ये कौन सा वाक्य है? हम दिल्ली गए
और वहाँ 4 दिन रहे। अब 4 हमारे पास विकल्प है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और उपयुक्त वाक्य। सबसे पहले डी ऑप्शन, ये तो कोई प्रकार ही नहीं है उपयुक्त वाक्य, ठीक है ना। अब आते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र पर। सरल वाक्य वो होता है जिसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप खंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खंडित किया तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे मैं कहूँगी मेरा नाम ईशा है, ये आपका सरल वाक्य है। या फिर मैं बाजार जाकर सामान ले आई, मैं बाजार जाकर सामान ले आई, ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट वाक्य है, इसलिए ये आपका सरल वाक्य है। फिर आता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, बिल्कुल 2 भिन्न भिन्न वाक्य, उन्हें आराम से अपना समुच्चय बोधक जोड़कर जोड़ा गया है। जैसे और, इसलिए कि, अब जैसे यहाँ पे है हम दिल्ली गए और वहाँ जाकर 4 दिन रहे, वहाँ 4 दिन रहे। अब यहाँ पे हम दिल्ली गए, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसका अपना एक अर्थ है। वहाँ 4 दिन रहे, अब यहाँ पे ये जोड़ा है इसलिए यहाँ पर सर्वनाम आ गया कि संज्ञा के स्थान पर, नहीं तो हम कहते हैं हम दिल्ली 4 दिन रहे, यही होता है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो और ये समुच्चय बोधक से भी जुड़ा हुआ है और से, तो इसलिए ये आपका संयुक्त वाक्य है। लेकिन मिश्र वाक्य वो होता है जब एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है। कैसे, माँ ने कहा बेटा जल्दी घर आ जाना। अब माँ ने कहा, क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। क्यों? माँ ने कहा, बस इतना वो नहीं, हम ये होता है कि माँ ने कहा, क्या कहा, तो उसके लिए हमें पूरा चाहिए होता है तुम जल्दी घर आ जाना, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो मिश्र वाक्य वो होता है जहाँ पर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। लेकिन संयुक्त वाक्य वो होता है जहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, दोनों स्वतंत्र वाक्य हों और उन्हें समुच्चय बोधक से जोड़ा गया हो। तो इसलिए ये जो है ये आपका संयुक्त वाक्य है। फिर है अब मुहावरे लोकोक्तियों के प्रश्न अगेन। पाँव में शनीचर होना। अब पाँव में शनीचर होना मतलब कि इसको अगर आपको इसका अर्थ नहीं भी पता, मतलब पाँव में अगर कुछ है दैट मीन्स कि या तो चलने में दिक्कत हो रही है, या बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, या बहुत चंचल है, मतलब उस तरीके से आना चाहिए ना। तो जैसे दुर्घटना होना, दुख सहना या कष्ट में आना, ये नहीं, एक स्थान पर स्थिर ना रहना। हम कहते हैं ना तो पाँव में शनीचर है, मतलब तुम एक जगह टिकते ही नहीं हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। तो इसलिए इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। फिर है बालू की भीत। आपने देखा होगा रेत का आप मिट्टी का कुछ करते हैं और 2 मिनट में वो बिखर भी जाता है, जैसे ताश के पत्तों का महल। तो इसलिए बालू की भीत का मतलब होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाए। तो इसलिए शीघ्र नष्ट होने जाने वाली वस्तु को हम बालू की भीत कहते हैं। अगला देखिए, खग ही जाने खग की भाषा। खग का मतलब क्या होता है? पक्षी। अब खग ही जाने खग की भाषा मतलब कि जो जैसा है ना उसे वैसी चीज़ ही समझ में आती है। तब जैसे बिल्कुल अनपढ़ होना, ये नहीं। असंगत वस्तुओं का मेल बिठाना, नहीं। धीमे स्वर से बातों को समझना, नहीं। चालाक ही चालाक की भाषा समझता है, ये तो आई गेस सामने देख के ही पता चल रहा था काफ़ी हद तक कि इसी का ही अर्थ है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। फिर भागीरथी का पर्यायवाची क्या होगा? आई गेस सबसे सिंपल, सभी को पता है, गंगा जो है, गंगा नदी, वो धरती पर कब आई थी? जब जो ऋषि भगीरथ थे उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। तो इसलिए भगीरथ की तपस्या से अगर जो गंगा थी वो नीचे आई थी, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ गया था। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। फिर है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा, भाई बहनों में सबसे बड़ा, और सबसे बड़े का विलोम शब्द क्या होगा? सबसे छोटा। तो इसलिए वो आएगा कनिष्ठ। जैसे हम सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं, हम कहते हैं ना कि जो श्री कृष्ण थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठा पे उठाया था, मतलब सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। उसी प्रकार ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। और अग्रज का क्या होगा? अनुज। अग्रज मतलब जो आपसे पहले जन्मा हो। अब जैसे हम कह सकते हैं पांडवों में भीम अर्जुन के अग्रज थे, क्योंकि भीम अर्जुन से बड़े थे, लेकिन वो सबसे बड़े नहीं थे। तो अग्रज का मतलब होता है उससे पहले, लेकिन ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा। ये आपको अंतर पता होना चाहिए। आगे देखिए, अब सही विकल्प चुनिए। जिसकी सुंदर गर्दन हो या जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। याद रखिए सुग्रीव, क्योंकि गर्दन का तत्सम क्या होता है? ग्रीवा। और सुपसर्ग किस लिए होता है? अच्छा, जैसे सुव्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार। उसी प्रकार जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए आते हैं रिक्त स्थान भरिए। ये 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, जैसे कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। अब ना कभी कभी यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परीक्षण किया जाता है।
कहने के लिए ये भी कोई गलत नहीं है कि बार बार उनकी चेकिंग वगैरह होती रहती है रेगुलर इंटरवल्स पर, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन यहाँ पर और भी बेहतर विकल्प है परिसीमन। परिसीमन ये किससे बना है? सीमा से। जैसे हम कहते हैं ना, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। परिसीमन करना मतलब कि उसकी जो सीमा क्षेत्र है उसका विवरण लेना, किसका सीमा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है। क्योंकि आप जानते हैं चुनाव में तो कितना मतलब होता है कि अगर इस एरिया में सिर्फ 2 गज की दूरी पे ही अगर कोई व्यक्ति इधर से उधर वोट डाल जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो सीमा क्षेत्र है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल नपातुला होना चाहिए कि किस एरिया तक, किस बिंदु तक ये क्षेत्र है, उस बिंदु से आगे वो क्षेत्र है। तो इसलिए चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है, यानी उनकी जो सीमा है, क्षेत्र सीमा, वो निश्चित की जाती है, उसकी चेकिंग की जाती है। अगला है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से भी डैश नहीं होता है। अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है भाई धैर्यवान है ये तो धीर से बना है, तो यहाँ पे अधीर होगा कि धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से भी अधीर नहीं होता है। अब ये होता कि विपत्ति में भी अगर यहाँ पे से की जगह में आता तब तो हम अधीर कह सकते थे। अधीर होना मतलब बेचैन हो जाना, लेकिन विपत्ति से भी विचलित नहीं होता है, से शब्द आ गया इसलिए यहाँ पर विचलित आएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि जिसमें धैर्य होता है वो बुरे समय में भी बिल्कुल मतलब भटक नहीं जाता। विचलित हो जाना मतलब कि जैसे कहते हैं ना भटक जाना, कंफ्यूज हो जाना, तो उस प्रकार से। तो इसलिए होता अगर कि धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अधीर नहीं होता, वो तो सही होता, लेकिन में की जगह से है, इसके कारण जो सही विकल्प है ज़्यादा वो है डी ऑप्शन, विचलित हो ये नहीं होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया है। रसायनों ने मिट्टी की किसको? उपलब्धता को। अरे रसायनों से मिट्टी खत्म थोड़ी ना हो जाती है, मिट्टी की उत्पादकता जो है वो नष्ट हो जाती है। उत्पादकता मतलब जैसे कहते हैं ना सॉइल फर्टिलिटी जो है आपकी डिक्रीज होती रहती है कि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी डाउन होती रहेगी। तो वही चीज़ है कि उसकी जो उत्पादकता है उसको नष्ट करते हैं रसायन। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है। अब यहाँ पर भी ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है परिसीमन वाले की तरह कि योग साधना में कि जब आप योग में होते हैं तो एक तो शाकाहार मतलब सब्जियों का आपको आहार करना होता है, और अल्पाहार, वैसे तो अल्पाहार होता है, ठीक है ना, तो ये तो वैसे वर्तन ही गलत है। तो अल्पाहार, अल्पाहार का मतलब होता है कम खाना, और एक होता है आहार। तो आहार तो गलत ही है क्योंकि अब आहार में तो सब कुछ आ जाता है, मांसाहार भी आ जाता है, लेकिन फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है कि जब आप योग साधना में होते हैं तो आप तो या तो फल खाते हैं या कच्ची सब्जियां खाते हैं, ठीक है ना, अन्न वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में अविस्मरणीय रहेगा, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में, नाम से स्पष्ट रहे ना आपको, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मतलब उस क्षेत्र में। अगर होता दर्शन शास्त्र में, दर्शन जगत, तो वो उतना फिट नहीं बैठता क्योंकि मतलब इसी से रिलेटेड होना चाहिए वो। तो इसे सांस्कृतिक एवं साहित्यिक। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। तो देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान भी नहीं था जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई। तो इसलिए मेन क्या है कि अगर आपको पटवारी का जो पेपर है क्लियर करना है या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, मेन है आपको अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी थ्योरी पता है ना, मैं जस्ट इतना कहूँगी, तो आप मुश्किल से मुश्किल जो प्रश्न है उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, मूल ही नहीं पता होगा, तो फिर आप कैसे हल करेंगे समस्या को। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये जो पटवारी का 2015 का जो था पेपर वो यहाँ पर ख़त्म होता है, हिंदी भाग। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो, उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने है। फ़ोन नंबर है 7814622609 और हमारी ईमेल आईडी है civilstephimachal@gmail.com। चलिए, तो मैं ये आशा करूँगी कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसे अच्छे से करें, उसमें सफल हों, आपका जो स्वास्थ्य है, आपके परिवार का स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।